नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज आपका 11 सितंबर और 11 सितंबर को भी आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो तो सारे प्रश्न हैं जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो उसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, साथ में कुछ PYQs भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी। बाकी ये वीडियो क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जो लोग जानते हैं वही लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी PDF वगैरह की जो अपडेट होंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथ में हमारा जो एक बैकअप चैनल है, जो कि ये चैनल अगर किसी भी समय टर्मिनेट किया जाता है तो आगे की जो भी रणनीति होंगी, एनालिसिस होंगी, वो आपको उसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि पौष मेला स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य, संगीत, भोजन और डैश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हो सकता है आपका क्वेश्चन कुछ और पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा पिछले दिनों में या आज ही पूछा गया होगा कि पौष मेला आपका कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर 6 जून 2019 को सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आंसर की आप लोग के पास पब्लिक है, आप लोग जाके इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो पौष मेला एक वार्षिक मेला है, त्यौहार है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शांति निकेतन में लगता है, जो फसल के मौसम को चिन्हित करता है। इस मेले की प्रमुख विशेषता है कि इसमें बंगाली लोक संगीत जैसे कि बॉल, कीर्तन और कोबिगन के जीवंत प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। बाकी जिस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों का PDF अगर आप लेना चाहते हैं विथ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तो आप हमारा अमन प्रयास के जिस चैनल के द्वारा जो बनाया गया है प्रयास ईबुक बाय कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको टोटल 36 टॉपिक मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए ही बनाए गए हैं। चाहे आपका प्रश्न मेला से आ रहा हो, चाहे आपका प्रश्न बुक एंड ऑथर से आ रहा हो, या पंचवर्षीय योजना से आ रहा हो, या वंश के संस्थापक से आ रहा हो, वो सारी चीज़ें आपको इस ईबुक में मिलता है। इस ईबुक का प्राइस तो ऐसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आप लोग के लिए 49 रुपये है, जो कि कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9973741666। इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं। साथ में एक और व्हाट्सएप नंबर है 6299-068-159। ठीक है, यहाँ से भी आकर आप लोग इस PDF को बाय कर सकते हैं। साथ में अगर किसी भी एग्ज़ाम का PYQ बाय करना चाहते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में CHSL एग्ज़ाम 2024 आपका कंडक्ट हुआ है, उनमें पूछे गए आंसर की के साथ अपडेट PDF भी तैयार किया गया है, उसको भी बाय करना चाहते हैं तो उसको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक भी आज आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका MPHS-TAT वर्ग 1 2018 में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था 9 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वासुदेव होगा। कण्व वंश का जो मूल ब्राह्मण था, राजवंश का नाम शासक कण्व के गोत्र के नाम पर रखा गया। इसके अलावा वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक कण्व वंश का संस्थापक था। ऐसा माना जाता है कि वासुदेव कण्व ने सुंग वंश के देवहूति को मार डाला था और 72 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने थोड़े समय के लिए शासन किया और भूमि मित्र द्वारा सफल हुआ। ठीक है, देवहूति के संबंध में आपके आज सेकेंड में पूछा गया था कि देवहूति ने कौन से वंश का स्थापना है जो कि किया था। इसके अलावा कण्व वंश की बात करते हैं तो साम्राज्य पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कण्व वंश ने विदिशा को अपनी राजधानी होने का दावा भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मार्लियो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। हालांकि आपका जो क्वेश्चन है इसके सुधारों से रिलेटेड आया था। 4-5 सुधार आपके ऑप्शन में दिए गए थे और उनमें से बताना था कि इनमें से कौन सा सुधार है जो कि मार्लियो मिंटो के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी CIL MT मैकेनिकल 2020 ऑफिशियल पेपर में भी पूछा गया है, जो कि आपका 1909 में मार्लियो मिंटो सुधार होता है। मार्लियो मिंटो सुधार की बात करते हैं तो इसमें से कुछ प्रमुख बदलावों से ही संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं या गए हैं। ठीक है,
वो है कि पहला तो विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई थी। अलग निर्वाचक मंडल है जो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश किया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछने का अधिकार है जो कि दिया गया था। परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। इसके अलावा भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित भी प्रावधान इसी परिषद अधिनियम में किए गए थे। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद और प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान है जो कि किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 को भी आपको दिमाग में रखना होगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उद्धार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड आपका उस समय भारत का वायसराय था। जिस प्रकार आपका लॉर्ड मिंटो आपका भारत का वायसराय था सन 1909 में, और मार्ले जो था वो आपका भारत का सचिव था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 9 तारीख को भी ये प्रश्न बना था, और ये प्रश्न आपका SSC CGL 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2001। ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के साथ, जो कि एक शहनाई वादक थे। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख संगीतकारों के नाम देखें तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी MS सुब्बलक्ष्मी, जिसे 1998 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे पंडित रविशंकर हुए, सन 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, साथ में पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौड़ी चौड़ी घटना जो कि कब हुआ था, चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके UPSSC रेवेन्यू लेखपाल प्रीवियस पेपर 1 जो कि 13 सितंबर 2015 में कंडक्ट हुआ है, वहाँ पूछा गया है। तो 4 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर होगा। चौड़ी चौड़ा का घटना है जो कि गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में 4 फरवरी 1922 को हुआ, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ही अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका 1908 होगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी पदार्थों के रासायनिक में उनकी जांच के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 1956 से लेकर 61 तक में चला था। तो उसी पर आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस एक आपके बहुत बड़े सांख्यिकीविद हुए जिनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरुमिरु राज्य में एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है, वो आपका किस राज्य का था। ये भी क्वेश्चन आपका SSC CPO प्रीवियस पेपर हेल्ड जो कि 25 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वहाँ पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। जल संरक्षण मिशन के द्वारा 1 मई 2000 को मतलब नीरुमिरु जल और आप कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पहल है। यह पहल जल संरक्षण के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रयासों के अभिसरण के द्वारा राज्य में मानव निर्मित सूखे और पानी की कमी पर काबू पाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में है। ठीक है, तो किस शहर में था ये तो पहले के शिफ्टों में पूछा जा चुका था, लेकिन आज जो पूछा गया था वो पूछा गया था कब स्थापित किया गया था। तो उसी समय हमने आपको बताया था कि सन 1954 में यह आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2020 जो कि 27 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ऑफिशियल पेपर है। आंसर की आप लोग के पास है, आप लोग जाके मिला सकते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी आपका इम्फाल में स्थित है और यह 1954 में इसकी स्थापना किया गया था।
इसका प्रबंधन जो है संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत है जो कि आता है। ये मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस में जो कि 2 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 7 होगा। इसके अलावा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ हॉकी कबड्डी का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन किया गया था। इसके अलावा कुछ प्रमुख खेलों और उनके खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी प्रति टीम। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में 9 होता है, पोलो में 4 होता है, बैडमिंटन में अगर सिंगल्स खेला जा रहा है तो प्रति खिलाड़ी 1, डबल्स में 2 होते हैं। टेबल टेनिस भी आपका सिंगल डबल्स में खेला जाता है, लॉन टेनिस भी सिंगल्स डबल्स में खेला जाता है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 ईस्वी में कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो सन 2000 ईस्वी में हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर पद्म विभूषण होगा। ये जो क्वेश्चन है UPPCL AEC ऑफिशियल पेपर जो कि 31 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बांसुरी होगा। हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से डैश के संविधान से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर UK होगा, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पेपर हुआ था 18 जून 2018 को शिफ्ट 1 में, वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और भी प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं, जैसा कि संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार, द्वि सदन। इसके अलावा और कल भी हम लोग ने सारी चीज़ों को देखा था, तो थोड़ा सा आज हम लोग कम देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से देश से लिए गए हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखें तो केंद्र का मजबूत संघ कनाडा के संविधान से, संसद ब्रिटेन के संविधान से, प्रस्तावना संयुक्त अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, DPSP आपका आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस या USSR के संविधान से, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से, और आपातकाल जर्मनी के आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी हस्तांतरित किया। हालांकि आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि सुल्तान जो है, जो भी सुल्तान है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपना जो राजधानी है दिल्ली से देवगिरी है जो कि हस्तांतरित किया था। ठीक है, तो किया था, लेकिन उसके पीछे आपका जो कारण था वो कारण था कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना था। ये किसने कहा था ये पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका था इब्न बतूता। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी है उसको हस्तांतरित किया किसने। ठीक है, तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जो कि वेस्ट बंगाल PCS। ठीक है, प्रीलिम्स 2017 का ऑफिशियल पेपर का ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोग जानते हैं कहाँ का क्वेश्चन क्या है। तो 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र है जो कि देवगिरी है वहाँ पर हस्तांतरित कर दिया था। और इसका जो कारण है जो कि बताया गया था कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना था। ठीक है, ये कहा था इब्न बतूता के रेला नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर है। बाकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता भारत की यात्रा करता है और 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में कितने परमाणु मोटी सोने की पन्नी का चयन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1000 परमाणु। ठीक है, ये सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटी थी, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का ही चयन क्यों किया, तो प्रकीर्णन प्रयोग के लिए रदरफोर्ड एक ऐसी शीट चाहते थे जो यथासंभव पतली हो, क्योंकि सोना
सभी ज्ञात धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय है, इसलिए उन्होंने सोने का चयन किया था और ये सोना का पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटा था, जो कि आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है। ठीक है, तो पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन आपका मौसमी बेरोजगारी है, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इसलिए है क्योंकि पर्यटन उद्योग में काम की मांग मौसम के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ पर्यटन स्थल गर्मियों में अधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं, जबकि सर्दियों में कम पर्यटक आते हैं, तो उस महीनों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बाकी बेरोजगारी के कुछ और भी प्रकार हैं, जैसा कि पहला मौसमी बेरोजगारी ही था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कृषि आता है, पर्यटन आता है, निर्माण आता है। ठीक है, जो कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है, उसे ही हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा आपका है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में उद्योग की संरचना बदल जाती है, जिससे कुछ कौशल की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए तकनीकी उन्नति के कारण कुछ नौकरियां अप्रचलित हो जाती है। ठीक है, जैसा कि AI वगैरह जो अभी आया है, उस प्रकार उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा है चक्रवाती बेरोजगारी, यानी कि साइकिल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बेरोजगारी आर्थिक मंदी के दौरान होता है, जब कुल मांग में कमी आती है, ये कंपनियां कर्मचारियों को निकालने लगती है। एक आपका है घर्षणात्मक फ्रिक्शनल है। ठीक है, ये आपका अल्पकालिक होता है, लोग नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा है आपका अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि डिस्क्यूज एम्प्लॉयमेंट। ये आपका तब होता है जब अधिक लोग कृषि में काम करने लग जाते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर किसी क्षेत्र में देखा जाता है। एक आपका है प्राकृतिक बेरोजगारी, जिसे हम लोग नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम जानते हैं। ये बेरोजगारी का वह स्तर है जो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से होता है, जिसमें घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो ये सारे आपके आज के एक्सपेक्टेड हैं। बाकी यहाँ से कल भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, बाकी कल भी हम लोग देखेंगे, जब तक ये चैनल रहेगा जब तक हम लोग देखेंगे। बाकी अगर टॉपिक वाइज ई बुक आप बाय करना चाहते हैं, जिसमें समय समय पर और भी टॉपिक ऐड होगी, और टोटल आपको यहाँ पर 45 टॉपिक तक मिलेगा। अगर अभी आपको अभी बाय करते हैं तो बाद में बाय करते हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है इस ई बुक का कुछ हम लोग सैंपल देख लेते हैं कि हम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। सो ये हमारा ई बुक है, इसका पहला पेज है। इसके अलावा टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है। टॉपिक 1 आपका ये है, वाद्ययंत्र रोज से कलाकारों के नाम दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक देखेंगे तो पहला टॉपिक में ही जो आपका आज का लता मंगेशकर का जो आया था, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, भारत रत्न प्राप्तकर्ता में 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। दूसरा आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जहाँ के आज के सेकेंड से हमने देखने को मिला था कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको अनुच्छेद ये जो भाग है संविधान का वो है। इसके अलावा ये सभा और स्थापना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर युद्ध देखने को भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ मेला का भी सेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। जो आपको पौष मेला था वो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ में मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा देखेंगे तो ये आपका है कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से नर्तक की जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो जो हमको लगा कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक यहाँ पर आपको कवर किया गया है। जैसा कि PC महालनोबिस की बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये PDF आप लोग बाय कर सकते हैं। रिवीजन के लिए एक अच्छा PDF है। ये नहीं कहते हैं कि आप इसको पढ़ते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन करके ही आएंगे, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे अगर आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लेते हैं। बाकी PDF को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9973741666। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। एक आपका है 6299-068-159, इस पर भी आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।